नमस्कार दोस्तों, श्री कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th के हिंदी का जो भाषा एकमात्र अनंत है, जिसके लेखक हैं अशोक वाजपेयी जी, उस लेसन का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बहुत ही बेहतरीन ढंग से जो है कराने की कोशिश किए हैं। तो इसको आप लोग देखिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मित्रों। इसमें संदर्भ आप लिखेंगे। संदर्भ मैं आप लोगों को पिछले कई वीडियोज़ में बता चुका हूं कि मात्र संदर्भ में उस पाठ का नाम और उस कवि का नाम या लेखक का नाम लिखते हैं जिस पाठ का वो पद्यांश होता है। तो संदर्भ में आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के भाषा एकमात्र अनंत है नामक शीर्षक से उद्गृत है तथा इसके कवि अशोक वाजपेयी जी हैं। ये हो जाएगा आपका संदर्भ। और प्रसंग में आप लिखेंगे, प्रसंग में मात्र वही लिखते हैं कि किसके द्वारा वर्णन किया गया है तथा किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो प्रसंग आप इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में भाषा की अनंतता पर प्रकाश डाला गया है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। ऐसे भी लिख सकते हैं आप, या तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में भाषा अजर है, अमर है, यह कभी समाप्त नहीं होने वाली है, इस बात को दर्शाया गया है अशोक वाजपेयी जी के द्वारा। तो ये भी आप प्रसंग में लिख सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे इसका व्याख्या। देखिए, लेसन का नाम है भाषा एकमात्र अनंत है। भाषा एकमात्र अनंत है। और अनंत का मतलब क्या होता है? असीमित, जिसका कोई अंत नहीं होता है। भाषा कौन सा? लैंग्वेज वाला जो बोला जाता है, अर्थात भाषा का कभी अंत नहीं होता है, भाषा कभी मरती नहीं है। ध्यान से सुनो, क्योंकि ये पेपर में आएगा, छोटा सा है और इसका थोड़ा अर्थ कठिन है, ठीक है ना। ध्यान से देखते हैं, समझोगे तो आसान हो जाएगा। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं। फूल झरता है अर्थात फूल देखे हो ना, फ्लावर, वो झर जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी पहले मिट्टी से निकला, पेड़ के माध्यम से वो जो है कि खिला, उसके बाद फिर से उसकी पत्तियां झर के फिर से मिट्टी में चली जाएंगी और फिर से वो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन फूल जो है ना, शब्द नहीं है। फूल के जैसा शब्द नहीं है। शब्द कभी झरता नहीं है, कभी समाप्त होता नहीं है। अर्थात शब्द का कभी जो है नाश नहीं होता है, वो कभी मतलब वो नश्वर नहीं है। कुल मिला जुला के उसको कभी नष्ट होना नहीं है। तो फूल झरता है लेकिन फूल शब्द नहीं है। शब्द जो है वो फूल नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? आगे फिर क्या है? बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार। कोई बच्चा है, गेंद उछालता है जिस प्रकार से, तो सदियों के पार यहाँ पे क्यों दिया हुआ? अभी जब इस तीनों लाइन पढ़ेंगे आप समझ में आएगा। सदियों के पार लोकती है उसे एक बच्ची, अर्थात यहाँ पे गेंद भाषा को दिया गया है। अर्थात गेंद की संज्ञा किसको दी गई है? भाषा की। उपमा दी गई है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार भी होगा। गेंद की उपमा किसको दी गई है? भाषा को। भाषा की उपमा गेंद को दी गई है कि बच्चा गेंद उछालता है, अर्थात कोई जैसे राइटर ही है, लेखक ही है, कोई लेख लिखता है, कोई कहानी लिखता है, तो सदियों के पार भी, सदियों के पार मतलब सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद, 100 साल बाद भी उसे बच्चे या बच्चियां सभी क्या करते हैं? बैठ करके पढ़ते हैं। तो उसी प्रकार से लिखा हुआ कि बच्चा गेंद उछालता है तो सदियों के पार लोकती है उसे कौन? एक बच्ची। तो यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं होगा कि कोई बच्चा गेंद फेंक रहा है तो सालों बाद, 100 साल बाद, सदियों के बाद जो है उसे एक बच्ची लोक रही है। इसका मतलब ये नहीं होगा। इस कुल मिला जुला के इसका मतलब यह है कि अगर कोई भाषा है जो उत्पन्न हो गई है तो फिर उसको सालों बाद, सैकड़ों सालों बाद भी लोग क्या करते हैं? पढ़ते हैं। इसका मतलब ये होगा। समझ में आया कि नहीं है? फिर क्या है? बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है उसे दूसरा बूढ़ा। अब समझ में आया कि नहीं है? जैसे आप लोग पहले के समय में देखे होंगे, बिरहा उरा गाते थे ना, तो एक कोई अगर गाता था, कोई व्यक्ति खड़ा होकर के गाता था बिरहा, तो फिर दूसरे लोग आलाप उसके साथ मतलब आलाप लगाते थे, थोड़ा देर तक उसके साथ गाते थे कि नहीं गाते थे, यानी उसकी बात को दोहराते थे। तो वही लिखा है, बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा, भूगोल और इतिहास से परे। पहले इसका मतलब इस तरह से समझिए, बूढ़े से पहले इसका मतलब समझिए। लेकिन इसका मतलब किससे है? भाषा से है। इसका मतलब किससे है? भाषा से है। बूढ़ा से मतलब नहीं है। जैसे यहाँ पे बच्चों से और गेंद से कोई मतलब नहीं था। गेंद की उपमा किसको दी गई थी? भाषा को। माने कोई बच्चा है या कोई लेखक है जो भाषा क्या करता है? बनाता है, भाषा बनाता है, कोई लेख लिखता है या कोई कहानी लिखता है, तो सदियों के पार यानी सालों बाद लोकती है उसे बच्ची, एक बच्ची मतलब दूसरे बच्चे भी उसे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। दूसरे बच्चे भी उसे क्या करते हैं? पढ़ते हैं। तो बूढ़ा गाता है एक पद्य, उसी प्रकार से बूढ़ा एक पद्य गाता है। यहाँ पे बूढ़ा समझ लो लेखक है, लेखक कोई है जो एक कहानी लिखता है,
समझ में आया कि नहीं आया? या एक कविता लिखता है, दोहराता है उससे दूसरा बूढ़ा, अर्थात सदियों बाद जो दूसरा बूढ़ा होगा, उसकी जो पीढ़ी आएगी, उसकी जो जनरेशन आएगी, वो अभी उसको क्या करेगी? दोहराएगी। क्या करेगी? दोहराएगी, है कि नहीं है? फिर भूगोल और इतिहास से परे, अर्थात जैसे भूगोल और इतिहास है, भूगोल और इतिहास क्या है? जैसे उसमें कोई वो परिवर्तनशील नहीं है। भूगोल और इतिहास में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं है? महात्मा गांधी का जब जन्म हुआ था तभी उनका जन्म हुआ था, 2 अक्टूबर को हुआ था तो 2 अक्टूबर को ही होगा, आप उनका जन्मदिन मनाएंगे, ये नहीं कि 4 अक्टूबर को मना देंगे। उसी प्रकार से वो क्या है? अपरिवर्तनशील है। कौन? भूगोल और इतिहास। लेकिन भाषा परिवर्तनशील है, भाषा में हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। इसीलिए लिखा है कि भूगोल और इतिहास से परे, परे मतलब दूर, ठीक है ना? किसी दालान में बैठा हुआ, जैसे दालान में बैठ करके बूढ़ा गाते थे, सब ना दालान में ही ना बैठ के गाते थे, तो उसी प्रकार से कोई जो लेखक है वो अपने कहानी या कविता को कहीं बैठ कर क्या किया होगा? लिखा होगा, या कविता को लिखा होगा या कहानी को लिखा होगा, तो फिर उसको आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और हमारी जो पिछली पीढ़ी है, जो बूढ़े लोग थे वो भी उसको पढ़े थे, और जो आने वाली पीढ़ी है, जो वृद्ध हो जाएंगे हम लोग भी इसको क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो कुल मिला जुला के समझ में आ गया होगा आप लोगों के। ये मैं बोला हूँ ना कि थोड़ा सा क्या है कठिन पद, ध्यान से इसको एक बार जल्दी जल्दी देख लेते हैं, ठीक है ना? भाषा के माध्यम से देखेंगे। फूल झरता है, फूल शब्द नहीं, माने फूल तो झर जाता है, फूल समाप्त हो जाता है, लेकिन शब्द जो है वो फूल के जैसे नहीं है, शब्द कभी समाप्त होते नहीं है। आएगा तो लिख लेगा ना इसका व्याख्या। बच्चा गेंद उछालता है, बच्चा क्या करता है? गेंद उछालता है सदियों के पार, अर्थात कोई लेखक जो है अपनी कहानी या कविता को लिखता है तो सदियों के पार, अर्थात सालों के बाद भी लोकती है उसे बच्ची, अर्थात कोई दूसरा बच्चा या कोई दूसरी बच्ची उसको क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं। बूढ़ा गाता है एक पद्य, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। यहाँ बूढ़ा का मतलब होगा कोई लेखक, अर्थात कोई कवि, अर्थात कोई लेखक या कवि कोई एक कविता या कहानी लिखता है तो दोहराता है उसे दूसरा बूढ़ा, अर्थात जब पीढ़ियाँ बीत जाती हैं तब भी लोग उसको क्या करते रहते हैं? पढ़ते रहते हैं। भूगोल और इतिहास से परे है, माने भूगोल और इतिहास में आप कोई परिवर्तन नहीं कर सकते, लेकिन भाषा में हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। किसी दलान में बैठा हुआ, अर्थात कोई अगर कुछ पढ़ता है तो कहीं बैठ कर के ही क्या करता है? पढ़ता है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से पहले लोग गाना गाया करते थे और एक दूसरे की बातों को क्या किया करते थे? दोहराया करते थे। समझ में आया कि नहीं आया? फिर देखिए आगे क्या है, बहुत अच्छी लाइन है, आगे दिया हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न बच्चा रहेगा न बूढ़ा, न गेंद न फूल न दालान रहेंगे फिर भी शब्द, भाषा एकमात्र अनंत है। समझ में आया कि नहीं आया? न बच्चा रहेगा, अर्थात वो बच्चा जो उस कहानी को लिखा है, या वो लेखक जो उस कविता को क्या किया है, या वो जो कवि जो उस कविता को लिखा है, न वो रहेगा न बूढ़ा रहेगा। न तो कौन रहेगा? बूढ़ा। अर्थात न बच्चा रहेगा न बूढ़ा रहेगा, मतलब कहने का मतलब बच्चा भी मर जाएगा, बूढ़ा भी समाप्त हो जाएगा। न गेंद रहेगा, गेंद भी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। फूल भी झड़ जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। न दालान रहेगा, दालान भी ढह जाएगी, लेकिन रहेंगे फिर भी शब्द, लेकिन शब्द फिर भी रहेंगे। कहने का मतलब इन सभी से तुलना किया गया है। बच्चों से भी बड़ा कौन? शब्द। बूढ़ों से भी बड़ा कौन? शब्द। गेंद से भी बड़ा कौन? शब्द। और फूलों से भी बड़ा कौन? शब्द। और दालान ढह जाएगी, समाप्त हो जाएगी, अर्थात कोई घर अगर कोई मंजिल है तो वो भी क्या हो जाएगी? गिर जाएगी, लेकिन शब्द फिर भी क्या करेंगे? रहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? यानी शब्द कभी खत्म होने वाले नहीं है। और भाषा इस प्रकार से एकमात्र क्या है? अनंत है। इस दुनिया में भाषा ही एकमात्र अनंत है, बाकी और कुछ अनंत नहीं है। इसका कभी अंत होने वाला नहीं है। अनंत माने क्या? जिसका अंत नहीं होता है, जिसका अंत नहीं होता। तो भाषा ही एकमात्र ऐसी है जिसका कभी अंत नहीं होता है, बाकी हर चीज़ का क्या हो जाएगा? अंत हो जाएगा। बस यहीं पर आप लोगों का लेसन क्या हुआ? समाप्त। तो व्याख्या आप लोगों का समाप्त हुआ। अब हम देखेंगे इसका काव्यगत सौंदर्य। और काव्यगत सौंदर्य में वही लिखते हैं जिससे कविता की सुंदरता बनाई गई है, जैसे रस, छंद, अलंकार, भाषा, शब्द शक्ति, गुण, ये सारी चीज़ें लिखते हैं। तो रस आप इसमें लिखेंगे शांत रस है, छंद जो है मुक्तक छंद है, अलंकार उपमा और रूपक है, और भाषा आपकी इसमें साहित्यिक खड़ी बोली है, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, शब्द शक्ति अभिधा और लक्षणा है। तो इस प्रकार से आपका काव्यगत सौंदर्य भी स्पष्ट हो जाएगा। एक बार फिर से सुन लीजिए। जो काव्यगत सौंदर्य है, रस, शांत रस, छंद मुक्तक छंद, अलंकार उपमा और रूपक है इसमें, और शब्द शक्ति जो है अभिधा और लक्षणा है, और गुण जो है वो प्रसाद हो जाएगा, और भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। ये सारी हेडिंग्स डाल के आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों।
मिलते हैं अगले किसी वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।